हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको वर्क, पावर और एनर्जी के बारे में बताया है। वर्क स्टार्टिंग फर्स्ट वीडियो में वर्क के बारे में बताया, फिर एनर्जी के बारे में, फिर एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इनके बारे में बताया। उन पर सारे फार्मूले, सारे क्वेश्चंस किस टाइप के बनते हैं, और फिर इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कितने टाइप के हो सकते हैं और क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं। उसके बाद मैंने थोड़ा सा आपको पावर के बारे में बताया लास्ट वीडियो में। पावर के बारे में अभी मैं थोड़ा और आपको बता दूंगा, थोड़ा कंटिन्यू करूंगा। उसके बाद कोलिजन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे हर बार एक आध क्वेश्चन आ ही जाते हैं। कोलिजन बोले तो मोमेंटम कंजर्वेशन से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन हर साल आ ही जाता है मैकेनिक्स में। ओके बच्चों, तो हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर उत्तम पटेल और मैं पढ़ाता हूँ आपको फिजिक्स। चैनल का नाम है उत्तम फिजिक्स बाय डॉक्टर उत्तम, और आपको भी पता है। ओके, तो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। पावर, पावर जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पावर क्या है? पावर इज रेट ऑफ वर्क डन। ठीक है, कोई भी कहीं पे एनर्जी या रेट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन या रेट ऑफ वर्क डन, जो भी कहें, जहाँ भी एनर्जी मतलब प्रोड्यूस हो रही है, वर्क डन हो रहा है, तो उसे वहाँ पे पावर होता है। तो मैंने उस पर बताया था कि पावर इज इक्वल टू dW/dt। ठीक है, ये सिंपलेस्ट फार्मूला है। पावर का यूनिट मैंने वाट, किलोवाट, जो भी आप जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो पावर में मैंने एक चीज़ और बताया कि पावर, जैसे पावर और आपको पावर, वर्क और टाइम का ग्राफ अगर कहीं दिया है, इधर W हो, इधर T हो, ठीक है, ठीक है, तो कोई ग्राफ आपको मिले, सपोज दैट कोई भी ग्राफ है, कोई भी ग्राफ है, ऐसे ग्राफ मिल रहा है, तो इसका पावर अगर कोई पूछे, पावर पूछे, इस तरह का कोई ग्राफ हुआ, तो पावर पूछे तो जो स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब वहाँ पे पावर कांस्टेंट है। कांस्टेंट है कब? जब स्ट्रेट लाइन है। कैसे? ये ऐसे, क्योंकि स्ट्रेट, ये dW/dt जो होगा, ये क्या होगा? ये स्लोप होगा। ये क्या होगा? स्लोप होगा। और स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप हमेशा क्या होता है? tan थीटा के बराबर होता है, जो कि स्ट्रेट लाइन के लिए क्या होता है? कांस्टेंट होता है। लेकिन इस पे, इस कर्व में अगर देखेंगे तो यहाँ अलग अलग पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है, इसका मतलब पावर बदलता रहेगा। तो कहने का मेरा मतलब सिर्फ सीधा सा इतना है कि वर्क और टाइम का ग्राफ है, तो उसमें उसका स्लोप जो होगा वो पावर होगा। और यही चीज़ हम ऐसे कर दें, dW/P/dt। ठीक है, P.dt। तो अगर WT का कोई ग्राफ है, ठीक है, इस तरह का कोई वो है, ग्राफ है सपोज दैट, तो हमें यहाँ पे टोटल वर्क डन निकालना होगा। तो क्या करोगे बेटा? क्या निकलेगा? ये एक तरह से क्या होता है? टोटल वर्क डन निकालोगे कहीं से भी के, तो क्या हो जाता है? इंटीग्रेशन हो जाता है। P.dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? एरिया अंडर कर्व। जो भी एरिया आएगा वो आपका वर्क डन हो जाएगा। ये पॉजिटिव आ सकता है या नेगेटिव आ सकता है। ठीक है, तो वेरिएबल तो पावर वेरिएबल हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है। वेरिएबल होगा तो मतलब वहाँ पे स्ट्रेट लाइन आएगी, वर्क और टाइम के बीच का जो ग्राफ होगा वेरिएबल हो सकता है। निकालने का तरीका वही है। ठीक है, मैंने फोर्स के साथ रिलेशन में बताया था पावर का। पावर अगर है तो F.V भी होता है पावर, डिराइव करके लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो कहीं पे अगर इस तरह का दिया है बेटा, तो F.V या इस तरह का, तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, तो वेक्टर फॉर्म में दिया है। अगर कहीं IJ के फोर्स दिया है, IJ के फॉर्म में, ठीक है, फिर आपका जो है पावर वेलोसिटी दिया है, तो वहाँ पे जो है पावर आप निकाल सकते हो। क्या कर दोगे? सीधा सीधा डॉट प्रोडक्ट कर दोगे। तो पावर के बारे में फिलहाल एक दो सवाल आपको और बता दें। पावर में ज़्यादातर क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, जैसे अभी लास्ट जो 2021 का, इसमें भी क्वेश्चन आया था पावर का। उसमें दिया था कि कोई मोटर है जिसका एफिशिएंसी 20-30% इस तरह से कुछ है, तो एक मिनट में कितना जूल वर्क डन करेगा। तो एक्चुअली होता क्या है? पावर क्या है? पर सेकंड में जितना वर्क डन होता है। तो पावर का मतलब हुआ कि एक सेकंड में इतना जूल एनर्जी प्रोडक्शन करता है, उतना जूल एनर्जी प्रोड्यूस करे या उतना वर्क डन करे। अब जैसे
मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कोई पंप है, पंप जो कि पानी अंडरग्राउंड पानी को ऊपर लाता है, तो उसका पावर अब जैसे एक पर्टिकुलर अमाउंट इतना केजी वाटर को इतना ऊंचाई तक ऊपर लाता है, तो उतना ऊंचाई तक ऊपर लाने में जो वर्क डन होगा वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी जो इंक्रीज होगी, तो mgh वो वर्क डन हुआ। अब कितने मिनट में कितने टाइम में लाती है, अगर उस टाइम से डिवाइड कर दिए तो पर सेकंड, यानी उसका रेट ऑफ वर्क डन हो गया जो कि उसके पावर के बराबर होता है। तो इसमें जब एफिशिएंसी पूछ देता है तो एफिशिएंसी मतलब जितना टोटल एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है उसका मान लीजिए 20%, 20% खाली यूज हो रहा है, तो आप 20% एनर्जी को ही पावर से डिवाइड, टाइम से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो वो हो जाता है। तो अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं देता हूँ, आप थोड़ा समझ लीजिए। एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन दिया है 3 kg का 5 kg का मास है, 5 kg का बॉडी है जिसका एक्सीलरेशन है 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4, ठीक है। एक्सीलरेशन टाइम के साथ नहीं, डिस्टेंस के साथ ऐसे वैरी करता है। किसके साथ वैरी कर रहा है? डिस्टेंस के साथ। एक्स का फंक्शन है, मतलब डिस्टेंस के साथ वैरी करता है। 3 kg का मास है, ठीक है। तो ठीक है, हम टाइम के साथ ही, टाइम के साथ कैसे एक्सीलरेशन वैरी करता है, ये है 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4, ओके, माइनस से। तो फाइंड पावर एट t बराबर 2 सेकेंड। तो t बराबर 2 सेकेंड पर इसका पावर, उस टाइम पे पावर कितना होगा ये बताना है, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, क्योंकि पावर इसमें कांस्टेंट नहीं है। टाइम के साथ एक्सेलेरेशन बदल रहा है, मतलब फोर्स बदल रहा है, पावर भी बदल रहा होगा, वर्क डन बदल रहा होगा तो पावर भी बदल रहा होगा। तो हमें क्या निकालना है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे 2 सेकंड जब हुआ होगा तो उस टाइम पे पावर, उस इंजन का पावर या उसका पावर कितना होगा जो ये बॉडी चल रही है जिस फोर्स से, ठीक है। तो क्या करोगे आप, वीडियो को पॉज करके इसको लगाओ और आप लगा के फिर देखो कि मैं कैसे लगाता हूँ। तो अभी क्या करोगे बेटा, हमें पहले क्या निकालना होगा, फोर्स। मास अगर दिया है तो फोर्स इज इक्वल टू ma हो जाएगा, ठीक है। तो ma हो जाएगा, तो हमें जो भी है यहाँ पे m तो आपका 5 kg दिया है, 5 और a कितना हुआ t स्क्वायर थ्री टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4, ये हो गया, ओके। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे बेटा, अब हम इसमें, ये फोर्स हो गया। वेलोसिटी अगर यहाँ से हम निकालें, वेलोसिटी निकालें तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी यहाँ से निकाल लें तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी dv बाई dt जो है ये हो गया एक्सेलरेशन, ठीक है। तो वेलोसिटी अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इंटू dt, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो एक्सेलरेशन दिया हुआ है ये 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4, ठीक है। इसमें dt कर दोगे, ठीक। तो इंटीग्रेशन कर दिए तो क्या हो जाएगा, 3t क्यूब बाई 3 करोगे माइनस 2t स्क्वायर, एक पावर बढ़ेगा 2 से डिवाइड भी, प्लस 4t प्लस एक कोई कांस्टेंट, मान लो हर इंटीग्रेशन में कोई कांस्टेंट रखते हैं, बट कांस्टेंट हमारा क्या होगा, जब भी t बराबर 0 रखोगे तो वेलोसिटी 0 होगा, इसका मतलब वो कांस्टेंट 0 होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी, ये क्या हो गया, वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी हो गया, तो 3 से 3 कट गया, क्या आ गया, t क्यूब माइनस t स्क्वायर प्लस 4t, ये वेलोसिटी हो गया, ओके। अब तो t बराबर 2 सेकेंड पे बोला है, t बराबर 2 सेकेंड पे अगर हम फोर्स देख लें तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 इंटू 3 के पावर 2 के पावर 2, ये 4 हुआ, माइनस 2 इंटू 2 प्लस 4, क्या हो जाएगा बेटा, ये 5 तो है ही, 12 माइनस 4 प्लस 4, तो माइनस प्लस ये हो गया 12 पंजे 60, 60 फोर्स हो गया न्यूटन,
और वेलोसिटी कितना 2 सेकेंड पे 2⁻³ मतलब -2⁻² + 4 कितना हो गया 8 -4 + 4, ठीक है, कितना हो गया, तो 4 से 4 गया 8 है। तो फोर्स ये है, वेलोसिटी ये है, तो पावर क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा Fv, ठीक है, Fv हो जाएगा। तो F कितना आ गया 60, वेलोसिटी कितना है 8, 60 एंड 8 कितना हो गया 480 वाट, कितना हो गया पावर 480 वाट। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे पावर कितना हो गया 480, ठीक है, समझ में आया। तो पावर पे इस तरह से और छोटे छोटे सवाल ढेर सारे बन सकते हैं, बट आई थिंक इतना आप समझ गए हो तो आप समझ गए हो। उसके बाद अभी तो क्वेश्चन तो हम बहुत कराने वाले हैं, जब भी जैसा कि आपको पता है हम जितने भी चैप्टर जब पढ़ाते हैं, चैप्टर के लास्ट में फिर हम क्वेश्चन ही क्वेश्चन 3-4 वीडियो लेक्चर तो हम सिर्फ क्वेश्चंस कराते हैं। और क्वेश्चंस इसलिए कराते हैं ताकि आप किसी भी तरह से आपके मन में कोई डाउट न रह जाए और हर तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व करने की क्षमता डेवलप करें, ओके, ताकि आपको कभी भी क्वेश्चन से कभी डर न लगे। ओके बच्चों, तो अब हम अगला टॉपिक इसमें स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो क्या है, वो क्या है, अगला टॉपिक जो है वो क्या है, कोलिजन, ठीक है, कोलिजन। कोलिजन मतलब जो टकराव होती है, ठीक है, जो टकराते हैं दो बॉडी जब आपस में कोलाइड करती हैं तो उसका कोलिजन दिख रहा है कि नहीं, ये कोलिजन। कोलिजन में क्या है बेटा, जो मोटी मोटी बातें मैं आपको समझा दूं, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। दो बॉडी होंगी, ठीक है, मास होगा इसका m1, इसका m2 होगा, इसकी वेलोसिटी u1, इसकी u2। ये जो है ये आपस में टकराएंगी और टकरा के फिर टकराने के बाद वेलोसिटी, मास तो वहीं रहेगा, वेलोसिटी मान लीजिए v1 हो गया और इसका v2 हो गया, ठीक है। तो कोलाइड किए हैं, ये क्या किए बेसिकली, कोलाइड मतलब टक्कर हुआ, एक बॉडी दूसरे बॉडी से टकराई। तो ये कोलिजन दो तरह से हो सकता है, एक होता है स्ट्रेट लाइन मतलब हेड ऑन बोलते हैं, हेड ऑन कोलिजन, ठीक है। और दूसरा क्या है, ऑब्लिक कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन मतलब ऐसे तिरछा लड़ेंगे, एक बॉडी ऐसे है, एक बॉडी ऐसे है, ठीक है, और इस पर कोई ये बॉडी आके ऐसे टक्कर मार रही है, ऐसे। तो ये इधर से जब आगे जाएंगे तो ये कोई कुछ ऐसे जाएगा और दूसरा कोई कुछ ऐसे जाएगा, इस तरह से। तो ऑब्लिक कोलिजन होता है। अच्छा, ऑब्लिक हो या स्ट्रेट हो, दोनों में दो कैटेगरी होती है, एक होता है इलास्टिक कोलिजन और दूसरा होता है इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है। इसमें भी इलास्टिक में भी क्या हो सकता है, परफेक्टली इनइलास्टिक में जैसे इलास्टिक कोलिजन मतलब टोटल इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन में टोटल, ये पार्शियल या परफेक्ट हो सकता है। ये दोनों जो है क्या हो सकते हैं, या तो पार्शियल हो सकता है या तो परफेक्ट हो सकते हैं, समझ गए। तो ये आपको पहले समझना होगा कि होता क्या है कोलिजन। दो बॉडी जो सीधे लाइन में है, एक लाइन में है, एक हॉरिजन में है, वो कोलाइड कर रही हैं, ठीक है, वो कोलाइड कर रही हैं, ओके।
और फिर एक लाइन में ही, तो ये स्ट्रेट लाइन या हेड ऑन कोलिजन कहलाता है। ऑब्लिक में जो है तिरछा कोलाइड करेंगे तो अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे। फिर ये दोनों कोलिजन या तो इलास्टिक हो सकते हैं या तो इनइलास्टिक हो सकते हैं, और ये इलास्टिक हो या इनइलास्टिक कोलिजन हो, दोनों में क्या क्या हो सकती है, या तो परफेक्टली कंप्लीट इलास्टिक हो या पार्शियल इलास्टिक हो, कंप्लीट इनइलास्टिक हो या परफेक्ट हो या पार्शियल हो। परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन हो सकता है, मतलब पूरी तरह से इलास्टिक हो, या थोड़ा इलास्टिक कोलिजन हो, थोड़ा इनइलास्टिक हो, ठीक है। तो इस तरह का हो सकता है, परफेक्ट और पार्शियल। ओके, पहले मैं इलास्टिक या इनइलास्टिक की बात करूंगा, तो क्या करूंगा, पहले आपको उनके बारे में डिफरेंस बता दें, उनके बारे में आपको डिफरेंस बता दें। अभी मैं ऑब्लिक कोलिजन की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी बात हम कर रहे हैं वो किसकी, हेड ऑन कोलिजन की बात कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट या हेड ऑन कोलिजन। ओके, तो उसमें क्या होगा, पहले इलास्टिक, इनइलास्टिक, इनइलास्टिक, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। इनइलास्टिक तो परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिक और परफेक्ट इनइलास्टिक। ओके बेटा, तो देखो इसमें होता क्या है कि इसमें जो है दो चीजें, एक तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, कंजर्व होंगे। इसमें क्या होंगे, कंजर्व होंगे। कंजर्व का मतलब टक्कर से पहले जितना मोमेंटम होगा या एनर्जी होगी, टक्कर के बाद भी उसमें कंजर्व होंगे। इसमें क्या होगा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मोमेंटम कंजर्व बट काइनेटिक एनर्जी नॉन कंजर्व, ठीक है, नॉट कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी उसमें कंजर्व नहीं होगा, ठीक है। एक और चीज है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसको छोटे ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें 1 होता है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। इसमें क्या होगा, इसमें ई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगा। दूसरा जो कि मिक्स्ड कोलिजन हो सकता है, मिक्स्ड कोलिजन, जो मैंने बोला मिक्स्ड कोलिजन मतलब इलास्टिक पार्शियल इलास्टिक एंड पार्शियल इनइलास्टिक। इसमें क्या है कि बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी तो मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, मोमेंटम कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व। ओके, और ई की वैल्यू क्या होगी, ई की वैल्यू क्या होगी, 0 से ज्यादा, 1 से कम होगी, लेकिन 0 से ज्यादा होगी। 0 और 1 के बीच में होगी, क्या होगी, 0 और 1 के बीच में ये होगा। इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, 0E1, ठीक है। 1 से कम होगी लेकिन 0 से ज़्यादा होगी। ओके, ये ई की वैल्यू होगी। तो इन सबसे एक चीज़ समझ में आया कि मोमेंटम्स जो है, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। एक चीज़ है वो क्या है, मोमेंटम कंजर्वेशन इन ऑल
3 टाइप्स ऑफ कोलिजन। ठीक है, मोमेंटम जो है तीनों कोलिजन में क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। मोमेंटम तीनों कोलिजन में कंजर्व रहेगा। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको बताता हूं कि परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिक होगा, इतना तो क्लियर है कि इसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व होगा और ई जो रेस्टिट्यूशन कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूं इसमें क्या होगा। देखो बेटा, इसमें होता क्या है कि कोई बॉडी एक रहेगी, मतलब इसमें क्या है कि सीधी लाइन में दो बॉडी टकराएंगी और टकराने के बाद फिर वो सीधी लाइन में ही जाएंगे। हो सकता है उनकी वेलोसिटी अलग अलग हो जाए लेकिन सीधी लाइन में ही चलेंगे, तो ऐसे कोलिजन को क्या बोलेंगे, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। अब यहाँ पे देखो, जैसा कि मैंने पहले डायग्राम बनाया था, ये m1 है, वेलोसिटी u1 है। ठीक है, दूसरी u2 है, m2 है, दोनों टकरा गए, यहाँ टकराए दोनों। ठीक है, और टकराने के बाद जो है ये और ये अलग अलग। अब वेलोसिटी जो है, मास तो m1 ही है, वेलोसिटी इसका v1 हो गया, इसका क्या हो गया, v2 हो गया, ये m2 हो गया। ये कंडीशन है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब होता है p इनिशियल, इनिशियल का मतलब बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले का मोमेंटम जो होगा। ठीक है, ये तो कितना होगा, p इनिशियल m1 u1 प्लस m2 u2, सॉरी u2, और p फाइनल क्या होगा, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन क्या होगा, m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल। इसका मतलब क्या हो गया, m1 u1 प्लस m2 u2 ये बराबर होना चाहिए m1 v1 प्लस m2 v2। एक इक्वेशन ये हो गया। ठीक है, इसी तरह काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल होगी कोलिजन से पहले, टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगी, मतलब आफ्टर कोलिजन, तो हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। ठीक है, मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो हो गई वो किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल के, यानी कि हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर बराबर हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा इक्वेशन इलास्टिक कोलिजन में। मतलब मोमेंटम जो था वो भी कंजर्व, पहले मोमेंटम जितना था बाद में भी मोमेंटम उतना रहेगा, पहले काइनेटिक एनर्जी जितनी थी बाद में भी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही रहेगी। मतलब डेल्टा के जो है 0 होगा, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। टोटल काइनेटिक एनर्जी जो टोटल पहले होगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी बाद में होगा। ठीक है, टोटल काइनेटिक एनर्जी जो पहले होगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी बाद में होगी। ठीक है, तो मैं डेल्टा के नहीं लिखना चाहिए वैसे, नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। एक चीज हो सकता है, एक चीज हो सकता है, क्या हो सकता है, ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो सकता है, ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हो सकता है इसकी काइनेटिक एनर्जी अब टकराने के बाद जो है इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई हो, इसकी बढ़ गई हो, या इसकी कम हो गई इसकी बढ़ गई, ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है, लेकिन लॉस नहीं होगा। लॉस का मतलब वो और फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में नहीं, मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी जो पहले होगी, टोटल काइनेटिक, इन दोनों का जो टोटल काइनेटिक एनर्जी पहले रहा होगा वो टोटल काइनेटिक एनर्जी बाद में भी रहेगा, इतना तो पक्का है। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और
इन दोनों इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सा डिटेल में देखें तो यहाँ से और चीज़ें हमें निकल के आती हुई दिखेंगी। ठीक है, अब जैसे अब इनको एक एक साइड में करें तो क्या हो जाएगा, एक बॉडी की बात करें हम, ठीक है, तो एक बॉडी की बात करें तो देखो यहाँ से देखो, अब यहाँ से M1 वाले को एक साथ लिखो, M2 वालों को एक साथ लिखो। ठीक है, तो क्या लिखोगे बेटा, देखो M1, ये M1 और उधर वाला M1 इधर ला दें तो क्या हो जाएगा, M1 कॉमन है, U1 माइनस V1। ठीक है, इसी तरह उस पार जाओगे M2 V2, ये उधर ले जाओगे तो माइनस M2 U2, इधर M2 V2 माइनस U2, ये हुआ। ठीक है बेटा, और इसी तरह इसको भी अगर लिख दो तो क्या लिखोगे, हाफ M1 U1 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा, और उधर क्या हो जाएगा, हाफ M2 V2 का स्क्वायर माइनस U2 का स्क्वायर। ठीक, इसको और क्या लिख सकते हो बेटा, हाफ M1, आपको पहले ही पता होगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो, एक में A प्लस B, दूसरे में A माइनस B, ये लिख सकते हो, तो यहाँ लिख दो, तो क्या हो जाएगा, U1 माइनस V1 और दूसरे में U1 प्लस V1। ठीक है, ये लिख दो, ये बराबर किसके होना चाहिए, इधर वाले का भी लिख दो, हाफ M2 V2, एक में माइनस V2 माइनस U2 और एक में V2 प्लस U2। ठीक है, ये लिख दिए। अब देखो, अब ये जो इक्वेशन है ये वाला और ये आ गया ये। ठीक है, तो हम क्या करें, इसमें इसको इसमें इससे डिवाइड कर दें, इसको इन सब में डिवाइड कर दें, दोनों तरफ, इधर वाले की तरफ में इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, इधर वाले की तरफ में इसमें, तो डिवाइड कर दो, तो क्या लिखेंगे, ये बटे M1 U1 माइनस V1। ठीक है, इधर डिवाइड हो गया, और इसमें इधर ये क्या हो जाएगा, M2 V2 माइनस U2, डिवाइड कर दिए। तो देखो जो U1 माइनस V1 ये कट जाएगा, M से M कट जाएगा, इधर M2 से M2 कट जाएगा, U2 माइनस U2 ये कट जाएगा, 1/2 उधर भी है, 1/1/2 इधर भी है, तो इधर बचा का U1 प्लस V1 इज इक्वल टू V2 प्लस U2। ठीक है बेटा, ये बचेगा, पहले की वेलोसिटी उसकी लास्ट वाली वेलोसिटी, दूसरे की फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, पहले बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, ये बराबर होगा दूसरे वाले की इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। इसको और अच्छे से लिखना हुआ तो क्या लिखोगे, U इधर ला दो माइनस U2 और इधर V2 माइनस V1। ठीक है, ये इक्वेशन बन जाता है, अब यही इक्वेशन आप ये भी याद रख सकते हो, ये भी याद रख सकते हो, कोई भी याद रखो। ठीक है, ये आपको लेकिन याद रहना चाहिए। अब यहाँ पे अगर यही इनइलास्टिक कोलिजन होता, तो वहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आ जाता।
तो हम क्या लिखते हैं कि u1 माइनस u2 बराबर एक e आ जाता और v2 माइनस v1, यहाँ e आ जाता और e जब निकालते तो e बराबर क्या होता है u1 माइनस u2 बटे v2 माइनस v1, यानी u1 माइनस u2 क्या है, u1 माइनस u2 रिलेटिव वेलोसिटी एक तरह से हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। और ये क्या हो गया, नीचे वाला क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है। ये किस रिलेटिव वेलोसिटी से अप्रोच कर रहे हैं, किस रिलेटिव वेलोसिटी से सेपरेट हो रहे हैं। ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है, और चूंकि इलास्टिक के लिए ये बराबर 1 है, इलास्टिक के लिए ये बराबर 1 है, तो ये u1 माइनस u2 बराबर v2 प्लस v2 माइनस v1 होगा। अब यहाँ से कोई भी एक, अब मान लो v1 हुआ तो v1 या v2 ही हुआ, v2 हुआ तो v2 बराबर करोगे तो क्या हो जाएगा, u1 माइनस u2 तो है ही, ये उधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस v1, ठीक है। तो v2 बराबर u1 माइनस u2 प्लस v1, ये तो ये वैल्यू v2 की जगह, अब किसी भी इक्वेशन में ये जो इक्वेशन थे इसमें, तो v2 की जगह हम अगर ये रख दें, ठीक है, ये रख दें तो u1 u2 के साथ v1 रहेगा, v1 इक्वेशन में आ जाएगा, v2 गायब हो जाएगा, और v2 गायब हो जाएगा तो v1 अगर निकालना होगा यहाँ पे, तो v1 निकालोगे तो जब वैल्यू रख के निकालोगे ना बेटा, तो आपको v1 और इसी तरह यहाँ से v1 निकालें तो v1 की वैल्यू इसमें रखें तो v2 की वैल्यू निकालना हो, तो फिर एक फार्मूला निकल के आता है इन सब में, जब वैल्यू रखोगे यहाँ पे, अब v2 की जगह पे ये रखें, ठीक है, ये तो v1 आ जाएगा, उसमें भी इसमें भी, फिर v1 फाइनली निकालोगे तो क्या निकल के आएगा फार्मूला, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये इसमें कुछ कन्फ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए, आपको समझ में आ जाएगा, सिंपल सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। अब देखो, क्योंकि मेन चीज़ तो यही है, मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन, ये कंजर्व रहेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि इतने से आपको जब क्वेश्चन दे देंगे तो खाली इतने से आपको लगाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए 3 फार्मूले हो जाते हैं। एक तो ये आपको याद रखना है, ये याद रखना है, और ये तीसरा वेलोसिटी ऑफ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ओके। तो जो फार्मूले वेलोसिटी का v1 निकल के आएगा, मान लीजिए पहले की वेलोसिटी निकालना हुआ, इसका फार्मूला निकल के क्या आएगा, m1 माइनस m2, ठीक है, इंटू u1, ठीक है, और प्लस 2m2 और u2, ये आएगा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। एक ये फार्मूला निकल के आएगा, जब यहाँ से v1 या v1 की वैल्यू रखोगे, v2 की वैल्यू रखोगे इसमें, तो v1 के फॉर्म में आएगा, और v1 निकालना होगा तो इस तरह से आएगा एक फार्मूला, ठीक है। और इसी तरह v2 निकलेगा तो क्या हो गया, m2 माइनस m1, ठीक है, u2 प्लस 2m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है, ये निकल के आएगा। अब इतनी चीज़ों से अब आपको ये पांचों फार्मूले आप याद रख लो, ये चौथा और ये पांचवा, ठीक है, ये 5 फार्मूले आपको याद। तो v1 वेलोसिटी, मान लो 2 बॉडी हैं जिनका मास दिया है, m1 दिया है, m2 दिया है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी दिया है, इसका दिया है, इसका दिया है, ठीक है, उधर की वेलोसिटी नहीं पता है। अब ये इसलिए ये फार्मूले बताना जरूरी है। अब सपोज दैट मैं सवाल आपको दे देता हूँ, सवाल ही दे दिया मैं, तो इस फार्मूले का इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि मैं बोला, मान लो ये 2 kg का है, ये 2 kg का है, ये 3 kg का है, इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, 2 मीटर पर सेकंड है, और इसकी 4 मीटर पर सेकंड है।
ठीक है। टकराने के बाद दोनों का परफेक्टली हेड ऑन कॉलिजन हुआ। अब v1 और v2 हमें नहीं पता है। कोई पूछे कि अब टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी क्या होगी, टकराने के बाद वेलोसिटी क्या होगी, v1 बताओ, v1 बताओ, टकराने के बाद वेलोसिटी क्या होगी, v2 बताओ। तो कैसे निकालोगे? इनिशियल वेलोसिटी दोनों का दिया है, मास तो दिया है, मास तो यहाँ भी वहीं रहेगा 2 और 3 रहेगा, लेकिन वेलोसिटी नहीं पता है, तो कैसे निकालोगे? तो इन्हीं इक्वेशन में आपको रखना पड़ेगा, इन्हीं इक्वेशन में। अब किसी एक इक्वेशन में रख के निकाल पाओगे क्या? मान लो इसमें रख दिए, यहाँ 2 kg u1 2 प्लस 2 kg 3 kg ये इतना बराबर क्या होगा, 2 v1 प्लस 3 v2। तो एक v1 और v2 का इक्वेशन आया, फिर उतने से v1 v2 तो निकलने वाला नहीं है, फिर इसमें रखोगे। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखोगे, इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी v1 स्क्वायर, इसकी काइनेटिक एनर्जी में v2 स्क्वायर। ठीक है, तो दो इक्वेशन आए, एक v1 प्लस v2, अभी मैं आपको रख के दिखाता हूँ, आप देख लो। यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, इनिशियल वेलोसिटी क्या हुआ, 2 गुणे इनिशियल वेलोसिटी और मास दोनों, तो क्या हो गया, m1 v1 की जगह क्या हो गया, ये 4 हो गया, प्लस m2 v2 की जगह पे 4 3 12 12 हो गया। ठीक है, ये बराबर आएगा m1 मतलब 2 v1 प्लस 3 v2, तो ये कितना हो गया, 16 हो गया, दोनों जोड़ दिए, 16 इज इक्वल टू 2 v1 प्लस, एक इक्वेशन ये हो गया, और इसमें वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर 1/2 इंटू 2 इंटू 2 टू 4, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस हाफ m2 स्क्वायर 1/2 इंटू 3 4 चौक 16 8 3 24 24 इज इक्वल टू इधर का हाफ, तो ये 2 kg, तो 2 से 2 चला गया, तो क्या आया v1 स्क्वायर प्लस इसमें रखोगे 1/3, हाँ मतलब 3/2 v2 स्क्वायर। ठीक है, और इधर 16 28 हो गया 28। तो दो इक्वेशन आपके पास आए, एक ये आया, क्या आया, क्या आया 2v1 प्लस 3v2 इज इक्वल टू 16, और दूसरा इक्वेशन ये है 3/2 v स्क्वायर 3/v1 स्क्वायर प्लस 3/2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 28। ये दो इक्वेशन हुए। अब यहाँ से सॉल्व कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, इसको सॉल्व करने में आपकी लग जाएगी लंका, इसको सॉल्व करने में आपकी लग जाएगी लंका। अब यहाँ से मान लो इस इक्वेशन में v1 की वैल्यू निकालोगे, तो v1 निकालना होगा, क्या होगा 16 माइनस 3v2, इसको उधर ले गए डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे v1 की जगह पे वो वैल्यू रखोगे, उसका भी स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करके इसमें रखोगे, तब जो है आप सॉल्व करोगे, पूरा आपका पेज भर जाएगा, लेकिन आंसर नहीं निकलेगा। तो उसके लिए मैं ये बोल रहा हूँ, सबसे सटीक जो है ये रख दोगे। अभी देखो इसमें रख के हम तुरंत निकाल दे रहे हैं। अब इसमें m1 v1 मान लो निकालना हुआ है, m1 दिया है, m1 कितना हो गया 2, 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 किए तो -1 आया। ठीक है, -1 इंटू u1 2 है, तो -1 इंटू 2 तो कितना हो गया -2। अब प्लस ये करोगे 2 m2 2 और m2 3, तो 6 इंटू u2 6 एंड 4 24, ये हो गया ऊपर का। डिवाइडेड में क्या आएगा m1 प्लस m2 2 प्लस 3 मतलब 5। ठीक है, तो 24 माइनस, तो ये 22 आया, 22/5 4.4 आ जाएगा, 4.4 फट से निकल गया। ठीक है, इसी तरह इसमें रखोगे। ध्यान क्या देना है आपको, v1 जब निकालोगे तो m1 माइनस m2 करते हैं, और m1 माइनस m2 के साथ u1 लिखते हो, और इधर ट्वाइस करके m2 u2 लिखोगे। ठीक है, 1 निकालोगे तो 2 का प्लस में लिखोगे, और जब v2 निकालोगे तो यहाँ m2 माइनस m1 रहेगा, u2 तो रहेगा, प्लस यहाँ पे m1 और u1 का रहेगा। जो निकालोगे प्लस वाला जो पार्ट है 2 टाइम्स m1 u1 करके ये निकालोगे। नीचे दोनों में m1 प्लस m2 ही है। ठीक है, दो हैं, टकराएं और फिर अलग अलग उससे u1 u2 v1
v2। ठीक, अब मान लो सेम मास है, मास क्या है दोनों का सेम, दो बॉल हैं दोनों का मास सेम है और दोनों आपस में टकराते हैं, तो टकराने के बाद उनकी वेलोसिटी v1 और v2 है। इनिशियल वेलोसिटी u1 u2 है, बाद में v1 v2 है, तो v1 और v2 निकालना हुआ तो क्या होगा। अब इसमें रख दो, मास सेम है मतलब m1 इज इक्वल टू m2, तो क्या होगा, इसमें रख दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो m माइनस m, ठीक, इंटू u1 प्लस 2m2 मतलब m ही लिखेंगे, u2 मतलब u2 डिवाइडेड बाय m प्लस m, m1 m2 क्या है, दोनों सेम ही है, तो ये तो जीरो हो गया यार, m में से तो जीरो के साथ ही मल्टीप्लाई करोगे जीरो, तो क्या हो गया 0 प्लस 2m u2 बटे 2m। ठीक है, तो क्या हो गया 2m से 2m कट गया मतलब u2, क्या हो गया u2, यानी कि v1 बराबर क्या हो गया u2। इसी तरह v2 बराबर निकालोगे तो v2 बराबर क्या हो जाएगा u1, मतलब वेलोसिटी क्या हो गई, एक्सचेंज हो गई, एक्सचेंज हो गई, एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटीज, एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब अदला बदली हो गई, अदला बदली, अदला बदली, अदला बदली का मतलब मान लो ये 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है या 2 मीटर पर सेकंड से, दोनों टकराए, मास सेम है, तो अब इसकी वेलोसिटी, पहले वाली की वेलोसिटी क्या हो जाएगी जो इसकी थी, और इसकी वेलोसिटी जो क्या हो जाएगी जो इसकी थी, ये 4 है ये 2 है, तो ये अब 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाता है अदला बदली हो जाता है। ठीक है, m1 m2 अगर सेम है तो। दूसरी कंडीशन क्या है कि मान लो m1 बहुत भारी है, बहुत भारी है m2 से, कैसे पता, मान लो ये ट्रक है बेटा और एक छोटा साइकिल वाला है, एक मोटरसाइकिल या साइकिल वाला है, ये जा रहा है इस पे, अब ये अगर इसको टक्कर मारेगी, ठीक है, ये इसको टक्कर मारेगी तब क्या होगा, इसकी वेलोसिटी मान लो u1 है, इसकी u2 है, तो m1 m2 से बहुत ज़्यादा है, m1 m2 से बहुत ज़्यादा है, मतलब m1 को m2 को ऑलमोस्ट हम 0 मान लें। अब हम कह रहे हैं एक ट्रक है मान लीजिए 10 टन का है और एक साइकिल वाला बेचारा 50 किलो का है, तो 50 किलो और 10 टन में बहुत अंतर है। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि 10 टन जो है 0 के बराबर हुआ उसमें, तो यहाँ पे m1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, m1 माइनस m2 करेंगे, 10 टन में से 50 किलो माइनस करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, तो लगभग 10 टन ही होगा, तो क्या होगा v1 बराबर क्या होगा m1 होगा। ठीक है, और u1 जो इसकी वेलोसिटी है, ट्रक की वेलोसिटी u1 प्लस 2 m2 तो 0 ही है, m2 को लगभग 0 मान लेते हैं, तो m2 मतलब 0 प्लस u2। ठीक, m2 जो है उसकी वेलोसिटी तो 2 m2 u2। ठीक, मतलब इन दोनों को जोड़ोगे तो वहाँ पे m1 ही आएगा, बट ये है कि क्योंकि ये m1 के कंपैरिजन में m2 0 है, लेकिन अकेले अकेले m2 का अपना तो है ही, डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पे फिर लिख दोगे m1 प्लस m2 मतलब m1, तो क्या हो गया m2 जो है, क्योंकि m2 इसके कंपैरिजन में m1 कंपैरिजन में 0 है, तो 2m2 यहाँ पे क्या करोगे, इसको 0 मान लोगे, 2 0 इंटू u2, तो एक तरह से ये 0 ही हो गया, क्या हो गया 0 डिवाइडेड बाय m1, तो m1 से m1 कट गया, तो फाइनली क्या आया v1 इज इक्वल टू u1। ठीक, ये तो हो गया v1 ट्रक की वेलोसिटी, इसको टक्कर मारने के बाद भी ट्रक की वेलोसिटी क्या रहेगी जो उसकी पहले वेलोसिटी थी ट्रक की, v1 जो होगा u1 के बराबर होगा। लेकिन v2 का क्या होगा, v2 का देखो, v2 में क्या है, ये रखोगे m2 माइनस m1, ओके, तो माइनस m1 u2, और यहाँ पे क्या है m1 तो 0, m1 बहुत छोटा है तो उसको 0 मान लेंगे, लगभग 0, और डिवाइडेड बाय
m1 प्लस m2 तो 0 ही मानते हैं, तो m1 लिखेंगे। तो क्या आ गया, m1 से m1 कट गया, सॉरी प्लस ये 0 नहीं होगा, प्लस m2, m1 तो m1 है ही, 2m1 प्लस u1, इसके वेलोसिटी साइकिल की जो ट्रक की वेलोसिटी है u1, साइकिल की वेलोसिटी है u2। तो फाइनली क्या हो गया, इन सब में देखो क्या हो गया, m1 इसमें भी m1 है, इसमें तो इनमें कॉमन हो गया। हम ऐसे ना काटें, आपको थोड़ा अगर लगता है तो क्या हम करें, m1 कॉमन कर लिए, u2 प्लस 2 माइनस u2 प्लस 2u1 बटे m1। तो m1 से m1 कट गया, तो फाइनली क्या आया, v2 इज इक्वल टू क्या आया, 2u1 माइनस u2। v2 क्या आया, 2u1 माइनस u2। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, स्कूटर वाले की या बाइक वाले की, इसकी वेलोसिटी का डबल हो जाएगा, इसकी जो वेलोसिटी होगी उसका 2 गुना से इसका माइनस होगा। ठीक है, अभी मैं इस पे एग्जाम्पल देकर आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। अब देखो, मैं बोल रहा हूँ कि ट्रक, अब सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन, ट्रक है, ठीक है, ट्रक मतलब बहुत बड़ा है, और एक इधर साइकिल है, ठीक है। तो साइकिल की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, और ट्रक का 80 किलोमीटर या 8,000 मीटर या 800 मीटर हम लिखें, 800 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, दोनों में इलास्टिक कोलिजन होता है, कोलिजन के बाद बताना है ट्रक और साइकिल की वेलोसिटी v1 और v2। चलो बताओ, ट्रक है, हैवी ट्रक है, 800 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, और एक छोटी साइकिल है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। इन दोनों में टक्कर हुआ, टक्कर के बाद ट्रक की वेलोसिटी का, सपोज दैट नीट का क्वेश्चन आ गया ऐसे ही, तो ट्रक की वेलोसिटी क्या होगी, तो ट्रक की वेलोसिटी भैया, ये टक्कर मारने के बाद मैंने यहाँ निकाला, इसका मास बड़ा है, ठीक है, उसके कंपेरिजन में ये लगभग 0 है, तो ट्रक की वेलोसिटी जो v1 होगी वो किसके बराबर आ गई, u1 के। मतलब इसकी वेलोसिटी तो 800 ही रहेगी टक्कर मारने के बाद भी, लेकिन इसका क्या होगा, इसमें v2 की वेलोसिटी क्या हो जा रही है, 2u1, मतलब 800 का 2 टाइम्स माइनस u2, तो क्या हो जाएगा, 800 का 2 टाइम्स, देखो 2 इंटू 800 माइनस u2 कितना है, 5, कितना हो गया, 1600 माइनस 5 कितना हो गया, 1595, 1595 मीटर पर सेकंड। देखो है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लगाने का तरीका। इसकी वेलोसिटी, बाइक की वेलोसिटी उसके दोगुनी हो जाएगी लगभग, लेकिन उसमें से उसकी जो पहले वेलोसिटी होगी उतना माइनस हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ है। अब यहीं अगर हम उलट दें, ये इससे टकराए, बड़ी चीज़ से कोई छोटी चीज़ टकराए, ठीक है, मतलब बड़ी चीज़ से कोई छोटी चीज़ टकराएगी, ये मैं साफ कर रहा हूँ। उसी में ट्रक वाले में ही एक ये भी था, मान लो ये बाइक वाला खड़ा है, क्या है, बाइक वाला खड़ा है साइकिल पे, ठीक है, और ट्रक वाले भाई साहब जो है आके ठोक दिए इसको, ये बाइक वाला यहाँ पे अपना खड़ा है, ये रेस्ट में है, ठीक, ये इसको ठोक दिए, तब क्या होगा, तो इसकी वेलोसिटी तो टकराने के बाद ही हमने निकाला था u1 के बराबर होगा, ठीक है, लेकिन v2 क्या हो रहा था, 2u1 माइनस u2। अब ये रेस्ट पे है, मतलब u2 बराबर क्या है, 0, तो यहाँ लिखोगे 2u1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो यानी कि टक्कर मारेगा अगर 80 मीटर से चल रहा है मीटर पर सेकंड, तो इसकी भी वेलोसिटी टक्कर के बाद क्या हो जाएगी, इसका 2 गुना हो जाएगी, मतलब 160 मीटर पर सेकंड हो जाएगी टकराने के बाद, 2u1। ठीक, ये कंडीशन क्या था, m1 बहुत बड़ा है m2 से। इसी का उल्टा भी कर सकते हैं, m1 बहुत छोटा हो m2 से, तब क्या होगा v1, तो m2 मतलब यहाँ पे m1 मान लेंगे 0 के बराबर, तो m1 0 के बराबर, तो m2u1, ठीक है, प्लस
टू m2u2, ओके, बटे m2। तो क्या हो जाएगा, अब देखो ये अगर लिखेंगे तो v1 क्या हो जाएगा, v1 m1 छोटा हो गया, m2 बहुत बड़ा हो गया, तो माइनस m2u1 प्लस 2m2u2, नीचे क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 में खाली m2 लिखेंगे, m2 तो क्या हो जाएगा, m2 हम अगर बाहर निकाल लें तो माइनस u1 प्लस 2u2 बटे m2 तो m2 से m2 कट गया, तो फाइनली क्या आ गया, v1 बराबर क्या आ गया, 2u2 माइनस u1, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। तो m2 बड़ा होने का मतलब क्या है, अब जैसे कोई बड़ा ट्रक है, अब बड़ा ट्रक जा रहा है, अपना स्पीड से जा रहा है, और इधर आप बाइक लेकर उस पर टक्कर मारोगे, आपकी वेलोसिटी u1 थी, इसकी u2 है, इस पर टक्कर मारोगे तो क्या होगा, तो आपकी वेलोसिटी का क्या होगा, बाद में जो v1 आएगा वो क्या हो जाएगा, 2u2 माइनस, मतलब उसकी दुगनी वेलोसिटी में से आपकी वेलोसिटी माइनस हो जाएगी। इसकी दुगनी वेलोसिटी जो भी है, मान लो ये वहीं 800 मीटर था, आपका 5 मीटर था, तो टक्कर पीछे से मारोगे तो उसकी दुगनी, मतलब क्या हो गई, उसकी दुगनी वेलोसिटी, तो इसकी दुगनी वेलोसिटी क्या हो गई, u2 ठीक है। इसकी डबल वेला, अब पहली बात तो ये है कि ये 800 मीटर की स्पीड से है, तो आपकी स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी। आप पहली बात टक्कर मार ही नहीं सकते ये 800 की स्पीड है, आपकी 5 की स्पीड है, तो मान लो ट्रक आपकी तरफ आ रहा हो, ये किधर आ रहा हो, आपकी तरफ आ रहा हो, सामने से आप उसको टक्कर मार दिए, ठीक है, इधर की तरफ आ रहा है, आपने टक्कर मार दिया, तो इसकी वेलोसिटी इधर जो होगी, मतलब निगेटिव डायरेक्शन में, तो v1 आपका क्या हो जाएगा, 2u2, मतलब माइनस ये 800, ठीक है, और फिर आपका प्लस माइनस u1, उसमें से एक माइनस करोगे तो ये उसमें जुड़ जाएगा, ठीक है, तो ये 1600 प्लस माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, तो माइनस 1605, मतलब आपकी वेलोसिटी जो है माइनस की तरफ हो जाएगी, ओके, तो सॉरी u2 माइनस u1, ठीक, तो ये हो जाएगी। अब इसी तरह ये तो चल रही है, मान लीजिए कोई दीवार हो, बड़ी दीवार हो ऐसे रुकी हुई है, और एक बॉल यहाँ पे कोई बॉल है, तेज़ी से आके टकरा रहा है, इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, दीवार की वेलोसिटी जो है 0 है, ठीक है, और इसी में जो u2 अगर v2 निकालते तो क्या होगा, v2 क्या हो जाएगा बेटा, m1 अभी क्या मैंने किया है, 0 कर दिया, तो m1 0 हो गया, तो m2 ठीक है, प्लस यहाँ पे m1 0 है तो ये 0 हो गया, m2 u2 बाई m2, तो u2 के बराबर, तो v2 तो u2 के बराबर ही रहेगा, मतलब ट्रक की जो वेलोसिटी है वो सेम रहेगी। अब दीवार से अगर ये टकरा रही, दीवार इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट में है, तो टकराने के बाद v1 क्या हो गया, v1 यही हो गया 2u2 माइनस u1, u2 क्या है 0, 2u2 0, u2 मतलब दीवार की वेलोसिटी 0 माइनस u1, इसका मतलब v1 किसके बराबर होगा, v1 बराबर माइनस u1 के, यानी इसकी जो वेलोसिटी होगी उसी वेलोसिटी से लौट आएगा, लेकिन निगेटिव डायरेक्शन माइनस v1, ठीक है, तो ये हो गया। तो रेस्ट पे अगर कोई चीज़ दीवार से या किसी बड़ी चीज़ से कोई जाके इलास्टिकली टकराएगा तो उसी वेलोसिटी से वापस आ जाएगा, और वहीं अगर बड़ी चीज़ छोटे चीज़ से टकराती है तो छोटे की वेलोसिटी बड़ी की वेलोसिटी की दुगनी हो जाएगी, माइनस दुगनी से उतना माइनस हो जाएगा, और ये तो उसी वेलोसिटी से जाएगा, और वहीं बड़ा वेलोसिटी, बड़ा पार्टिकल छोटे से टकराएगा, छोटा पार्टिकल बड़े से टकराएगा, तो इसकी वेलोसिटी इसके दोगुने से उतना माइनस हो जाएगी, ठीक है, तो ये फार्मूला आप याद रखोगे, ठीक, और बड़े की वेलोसिटी तो सेम रहेगी। तो ये आया किसके लिए, ये किसके लिए था, जब ये था m1 इज मोर देन m2, और ये किसके लिए है, ये किसके लिए है, जब m1 इज लेस देन तो v1 ऐसे निकलता है, ठीक है बेटा, तो ये हो गया, तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे।
तो अभी के लिए, आज के लिए इतना काफ़ी है। अभी कुछ और बचे हैं, इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा आपको बताना है। और दूसरा क्या है, ऑब्लिक कोलिजन के बारे में ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं बताएंगे क्योंकि नीट सिलेबस में नहीं है, जेई में रहता है, थोड़ा बहुत उस पर हम डिस्कस कर देंगे। और उसके बाद ये मान के हम चलेंगे कि ये हमारा चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। ओके बच्चों, तो अभी के लिए यहाँ तक हो गया। और आप जितने फार्मूले मैं बताया हूँ ये सब ज़रूर याद रखिएगा, जिससे आपको सवाल सॉल्व करने में, क्वेश्चन करने में ईजी होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर से इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे।